Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. KPS TGT वर्क एक्सपीरियंस सीरीज का लेक्चर नंबर 45 है जो कि ट्रांसफार्मर पे बेस्ड है। इससे पहले भी हमने ट्रांसफार्मर पे एक लेक्चर डिस्कस करा है जिसमें हमने ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और प्रिंसिपल डिस्कस करा है। तो आई होप आपने वो हमारा लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। इस लेक्चर में भी हम ट्रांसफार्मर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में ही ये डिस्कस करा है कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की करेक्टरिस्टिक्स कुछ डिफरेंट है। हम ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेस रहते हैं, तो वो लॉसेस किस तरह के होंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर का किस तरह से बनाएंगे, अगर आइडियल है तो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो ये हमने डायग्राम डिस्कस करा था, ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ N1 है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। ये आपकी प्राइमरी साइड है, ये आपकी सेकेंडरी साइड है। यहाँ V1 I1 करंट्स है और EMF इंड्यूस हो रही है E1। यहाँ E2 EMF इंड्यूस हो रही है, यहाँ वोल्टेज लोड पे V2 है और यहाँ करंट I2 है। ये जो डायग्राम सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉ करा है, ये आइडियल ट्रांसफार्मर का है। तो इसी तरह से हम ये पहले ये देखेंगे कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो इसमें कुछ लॉसेस हो रहे हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो वो कौन से लॉसेस हैं, उन लॉसेस की वजह से क्या जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस किस तरह से होंगे और हम उन्हें उस सर्किट को, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को किस तरह से ड्रॉ कर पाएंगे। तो वही सब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने ये कहा था कि लॉसेस हैं। हमें पता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसका जो कोर है, ये कोर है। तो कोर ये आयरन का बन रखा है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है। इससे इजीली आपका फ्लक्स जो है पास होगा। ठीक है, तो इस आयरन कोर की वजह से कुछ लॉसेस हो रहे हैं जो कि है एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉसेस। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम इन दोनों लॉसेस को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक अगर हम आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें देख के आइए। तो मैं ये मान के चलूँगी कि आपको अंडरस्टैंडिंग है कि एडी करंट लॉस क्या है, हिस्टेरिसिस लॉस क्या है। आप हमारी सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं। आप उन लेक्चर्स को देख भी सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये दो लॉसेस हैं, ये आपके हो रहे हैं। हम इन्हें कोर लॉसेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आयरन लॉसेस है, कोर में ये लॉसेस हो रहे हैं। वन इज एडी करंट एंड हिस्टेरिसिस लॉसेस। ठीक है, तो ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, इनका फॉर्मूला क्या है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये है ईटा, जो कि हिस्टेरिसिस कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे हैं। देन बी मैक्स इज योर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, वी इज योर वॉल्यूम, और ये वॉट्स में है कि हिस्टेरिसिस पावर लॉस कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। ये फॉर्मूला हमारे पास है। देन एडी करंट लॉस कितना हो रहा है, उसके लिए कुछ ये फॉर्मूला है, जहाँ ये के ई जो है वो एडी करंट कांस्टेंट है, बी मैक्स मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी का फैक्टर है यहाँ भी। यहाँ प्रीवियस केस में फ्रीक्वेंसी रेज़ टू पावर 1 है, तो हम ये कह सकते हैं ये जो पावर लॉस हो रहा है हिस्टेरिसिस के केस में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। बट एडी करंट के केस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो एग्जामिनर आपको यहीं पे कंफ्यूज कर देता है, और ये दोनों ही क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे आपके ये लॉसेस हो रहे हैं। आपको पता है एफ फ्रीक्वेंसी है, टी थिकनेस ऑफ लैमिनेशन है, वी वॉल्यूम है, के ई एडी करंट कांस्टेंट है, ईटा हिस्टेरिसिस कांस्टेंट है, और बी मैक्स मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। तो आपको ये इन फार्मूलाज का आइडिया होना चाहिए, किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह से हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इन्हें हम क्या कह रहे हैं, कोर लॉस या तो आयरन लॉस, क्योंकि ये कोर में लॉसेस हो रहे हैं और आपका कोर जो है वो आयरन का बना हुआ है। ठीक है, इन्हें ही हम कांस्टेंट लॉसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं और बी मैक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं, और ये वैल्यूज आपकी कांस्टेंट ही रहेंगी ट्रांसफार्मर के केस में। तो लोड की वैल्यू अगर डिफरेंट भी हो जाए तब भी ये लॉसेस जो है वो कांस्टेंट ही है। तो ये इन्हें हम कांस्टेंट लॉसेस भी कहते हैं। अब अगर हमें इन्हें मिनिमाइज करना है तो आपको पता है किस तरह से मिनिमाइज करते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस को हम मिनिमाइज करेंगे एक ऐसा
सब्सटेंस यूज़ करके, जैसे आपके पास क्या है, सिलिकॉन, सिलिकॉन स्टील है जिसका हिस्टैरिसीस एरिया कर्व, हिस्टैरिसीस कर्व का एरिया मिनिमम हो। अगर हमने एक ऐसा सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, आपका एग्जांपल है सिलिकॉन स्टील का, जिसका हिस्टैरिसीस एरिया कम है, तो ये लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हिस्टैरिसीस लूप एरिया। तो जिसका ये कम है उस तरह का सब्सटेंस आप यूज़ करेंगे। तो ये हम सब डिस्कस कर चुके थे। हमने ये कहा था कि सिलिकॉन स्टील का एरिया मिनिमम है। हमने रॉड स्टील के बारे में डिस्कस करा था, हमने 3 एग्जांपल्स लिए थे, वो आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। और एडी करंट पे भी हमने ये डिस्कशन करी थी कि एडी करंट किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो उससे मिनिमाइज करने के लिए हमने कहा था कि हम अपने जो कोर है उसे थिक लैमिनेशंस में डिवाइड कर दें, ठीक है। यहाँ एडी करंट लॉसेस में क्या होता है, कोर में भी करंट इंड्यूस हो जाता है। तो अगर आपको इस करंट को मिनिमाइज करना है तो आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस आ जाए, रेजिस्टेंस आने के लिए आपने थिन लैमिनेशंस कर दी हैं। अब क्या हो रहा है कि इस जो पूरा कोर है वो आपने डिवाइड कर दिया हुआ है थिन लैमिनेशंस में, तो करंट आपका आ रहा है पर उसकी वैल्यू कुछ कम आ रही है। तो ये इन डेप्थ हम एनालिसिस कर चुके हैं। आई होप आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो ये हमने देखा कि ये जो लॉस है ट्रांसफार्मर के केस में आ रहे हैं आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस या कांस्टेंट लॉसेस, जिसमें 2 टाइप्स है, वन इज हिस्टैरिसीस लॉस एंड अनदर वन इज एडी करंट लॉस। इस पे इन डेप्थ आपको पढ़ना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर कॉपर लॉस। कॉपर लॉस पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि कुछ वाइंडिंग रेजिस्टेंस आएगा आपका प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। हम आइडियल के केस में तो कोई भी रेजिस्टेंस हमने यहाँ नहीं लगा रखा है, बट प्रैक्टिकल के केस में कुछ रेजिस्टेंसेस होंगे, क्योंकि हमें पता है ये जो आपकी वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है। जैसे जब हमने इंडक्टर का टॉपिक पढ़ा था, तो जब हम उसका प्रैक्टिकल केस बनाते थे तो उसके साथ एक रेजिस्टेंस भी यूज़ करते थे। और हम ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि ये जो भी वाइंडिंग है ये कॉपर की बन रखी है, कुछ कंडक्टिव मटेरियल है, उस कंडक्टिव मटेरियल का कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। हम ये चाहते हैं कि ये इनफाइनाइट कंडक्टिविटी की हो, बट फिर भी उसका कुछ ना कुछ कोई मटेरियल है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। तो उस रेजिस्टेंस के को इफेक्ट में लाने के लिए हम इस वाइंडिंग के साथ कुछ रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, जिन्हें हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस कह रहे हैं। वैसे ही एक प्राइमरी वाइंडिंग है तो उसके लिए एक प्राइमरी रेजिस्टेंस रहेगा, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी रहेगा। किस तरह से यूज़ करेंगे, सीरीज में यूज़ करेंगे इन वाइंडिंग के, जिस तरह से हम इंडक्टर्स के केस में करते थे। तो देखिए जो भी आने वाले टॉपिक्स हैं वो आपके प्रीवियस लेक्चर से लिंक्ड हैं। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपके वो लेक्चर बिल्कुल क्लियर हैं, उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके उस डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ ओमिक रेजिस्टेंस आ रहे हैं, उसकी वजह से कुछ लॉसेस आएंगे। अब वो लॉसेस क्या होंगे, I²R1, ठीक है, ये वो लॉस होगा। तो रेज टू पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये लॉसेस हैं, ये सब हीटिंग इफेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और उसमें एनर्जी आपकी वेस्ट होती है, इसी वजह से ये लॉसेस हैं। हमने ये कहा था हिस्टैरिसीस के केस में, एडी करंट लॉसेस के केस में, और कॉपर लॉस के केस में भी ये क्या है, इनमें करंट इंड्यूस हो रहे हैं, उनकी वजह से कुछ हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। उसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है इनपुट से आउटपुट तक कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो रही है, ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, कुछ पार्ट लॉस हो रहा है, जिन्हें हीटिंग लॉसेस की फॉर्म में हम लेके चल रहे हैं, और ये आपके लॉसेस आ रहे हैं। इन्हें हम डिटरमाइन करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, ठीक है। ये 2 टाइप के टेस्ट हैं जो कि हम ट्रांसफार्मर पे परफॉर्म करते हैं, वन इज़ ओपन सर्किट, वन इज़ शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो हम इस टॉपिक को इन डेप्थ में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिकल के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अभी और भी आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, किसी भी टॉपिक को इन डेप्थ आपको बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है, बट पेपर की क्या डिमांड है उसी तरह से देख के हम चलेंगे, ठीक है। डिपेंड कर रहा है I²L, लोड करंट पे के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। इसे हम वेरिएबल लॉस कहेंगे, क्योंकि ये लोड करंट पे डिपेंड कर रहा है, लोड चेंज हो रहा है
तो आपका ये इस लॉस की वैल्यू भी, इस लॉस की जो भी वैल्यू है वो चेंज होगी। इस वजह से हम कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस कह रहे हैं और कोर लॉस को या फिर आयरन लॉस को हम कांस्टेंट लॉस कह रहे हैं। ठीक है, मेनली आपके 90% ऑफ द ट्रांसफार्मर में जो भी लॉसेस होते हैं वो आपके कॉपर लॉसेस होते हैं, और रिमेनिंग 10% जो हैं वो आपके आयरन या फिर कोर लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो लॉसेस हो रहे हैं वो कौन से लॉसेस हैं? कॉपर लॉसेस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉसेस आ रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टिव वाइंडिंग की वजह से, वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वजह से। तो टोटल लॉस क्या होगी? टू टाइप्स के हमने पढ़े, वन इज कांस्टेंट, वन इज वेरिएबल। पी आई आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ये आपके टोटल ट्रांसफार्मर के लॉसेस आ गए। इसके अलावा देखिए, हमने आइडल के केस में कहा था कि ना तो रेजिस्टेंस है ना ही कोई रिएक्टेंस है। अब रिएक्टेंस क्या होता है? रिएक्टेंस अभी हम जब एसी सर्किट एनालिसिस करेंगे, अगले जो टॉपिक्स आएंगे आपके आपके सिलेबस में इसी तरह से मेंशन्ड है, तो आगे जो टॉपिक्स आएंगे उसमें हम रिएक्टेंसेस भी पढ़ेंगे। अभी हमारा पहले भी हमने कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करा है कि रेजिस्टेंस हम कहते हैं रेजिस्टेंस के केस में, बट इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में जो रेजिस्टेंस ये शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंस कहते हैं। अभी आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है, जब एसी सर्किट एनालिसिस हम करेंगे तो हम इन्हें इन डेप्थ में स्टडी करेंगे। ठीक है, हालांकि ट्रांसफार्मर का टॉपिक आपका एसी सर्किट एनालिसिस के बाद में ही करवाया जाता है नॉर्मली, बट आपके सिलेबस में ये पहले मैंशनड है तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवा रही हूँ। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये चीज़ें समझना और भी ईजी हो जाएगा। जब आप रिवाइज करोगे तो आपको ये चीज़ें 100% समझ आएंगी। तो देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि जो भी फ्लक्स है, यहाँ हम कुछ इनपुट प्राइमरी में कुछ एसी वोल्टेज दे रहे हैं प्राइमरी में, इसकी वजह से कुछ करंट आ रहा है, कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो रही है प्राइमरी में। देन सेकेंडरी में कुछ फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, और कुछ फ्लक्स हम ये लेके चले थे आइडियल के केस में कि ये जो फ्लक्स प्राइमरी ने इंड्यूस करा वो सारा का सारा आपका सेकेंडरी के साथ लिंक हो गया, जिसे हम फाई से डिनोट कर रहे थे, और इसे हमने म्यूचुअल फ्लक्स कहा था। ठीक है, इसी से हमने डेरिवेशंस करी थी, जो ट्रांसफॉर्मेशन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो निकाली थी। हमने जो फैक्टर यूज़ करा था, हम ये लेके चले थे कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है और जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू सेम है। बट एक्चुअल में जब प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है, तो कुछ लीकेज फ्लक्स रहेगा, कुछ फ्लक्स है जो कि प्राइमरी में इंड्यूस हुआ, वो सारा का सारा सेकेंडरी में नहीं लिंक करा, कुछ प्राइमरी से लीक हुआ। ठीक है, उसे कुछ हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये फाई 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा प्राइमरी का फ्लक्स जो सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं करा उसे हमने फाई 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। उसी तरह से सेकेंडरी के लिए फाई 2 का एक फैक्टर रहेगा, जो कि ऐसा फ्लक्स जो सेकेंडरी में इंड्यूस हुआ बट प्राइमरी के साथ लिंक नहीं करा। ठीक है, तो ये दोनों फाई 1 और फाई 2 आपके पास लीकेज फ्लक्स है। ठीक है, और इनका इफेक्ट क्या आएगा? इनका इफेक्ट ये आएगा कि हम अपने सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंसेस X1 और X2, इंडक्टिव रिएक्टेंस X2 इन सीरीज विद प्राइमरी वाइंडिंग एंड इन सीरीज विद सेकेंडरी वाइंडिंग इंड्यूस करेंगे। ठीक है, हमने ये देखा कि कुछ म्यूचुअल फ्लक्स जो है, कुछ ही जो है जो प्राइमरी का है सेकेंडरी से लिंक कर रहा है, कुछ ना कुछ लीकेज रिएक्टेंसेस रहेंगी, कुछ ना कुछ लीकेज फ्लक्स रहेगा, उसकी वजह से कुछ लीकेज रिएक्टेंसेस हम उनके इफेक्ट के लिए अपने सर्किट में इंड्यूस कर रहे हैं। प्राइमरी के लिए है X1, सेकेंडरी के लिए है X2। ठीक है, जो ये दोनों भी जिस तरह से हमने कहा था कि रेजिस्टेंसेस सीरीज में ले रहे हैं वाइंडिंग के, प्राइमरी वाइंडिंग के, उसी तरह से ये रिएक्टेंसेस भी हम सीरीज में लेंगे। X1 सीरीज में ले रहे हैं, X2 सीरीज में ले रहे हैं, X1 प्राइमरी के साथ और X2 सेकेंडरी के साथ। किस वजह से आ रही है? लीकेज फ्लक्स की वजह से आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। R1 R2 किस वजह से आया? आपका वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वजह से आया। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए।
ठीक है। तो ये लीकेज फ्लक्स हालांकि बहुत ही कम होता है, 5% ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स रहेगा, बट फिर भी हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे अगर प्रैक्टिकल सर्किट की एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ज़्यादातर जो हमें क्वेश्चंस आते हैं, अगर न्यूमेरिकल पार्ट आएगा तो वो आइडियल ट्रांसफार्मर पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप केवीएस टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो ये चीज़ें जो न्यूमेरिकल आएंगे वो आइडियल पे आएंगे, बट फिर भी आपको सारी चीज़ें ये क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है कि क्यों हमारे पास ये x1 और x2 आ रहे हैं, क्यों r1 या r2 आ रहे हैं, क्या हम इन्हें सीरीज़ में यूज़ कर रहे हैं, क्या हम इन्हें पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं, कितना % है ये टोटल म्यूचुअल फ्लक्स का। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, कोई भी चीज़ हम छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इतना सा आपका ट्रांसफार्मर तो आइडियल ट्रांसफार्मर बन रहा था। अगर अब आपको प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर बनाना है तो आप क्या करोगे? अभी हमने देखा कि प्राइमरी के साथ हम रेजिस्टेंस R1 जो कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, और X1 जो कि आपकी लीकेज रिएक्टेंस है, इससे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास उसी तरह से V1 है, यहाँ करंट आपके पास I1 है, और यहाँ EMF E1 इंड्यूस हो रही है। ठीक है, यहाँ फ्लक्स फाई है। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी शो कर सकते हो कि कुछ फ्लक्स आपका लीक हुआ जिसे आपने φ1 फैक्टर से रिप्रेजेंट करा, यहाँ कुछ फ्लक्स लीक हुआ जिसे φ2 फैक्टर से आपने रिप्रेजेंट करा। उसी तरह से सेकेंडरी में भी कुछ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का फैक्टर आ रहा है। यहाँ E2 इंड्यूस हो रही है EMF, यहाँ करंट I2 है, और यहाँ हम लोड एज्यूम करके चल सकते हैं। वोल्टेज क्या है इसके अक्रॉस? V2। तो ये आपका प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का सर्किट हो गया। ठीक है, जिसमें आपके पास ये फैक्टर और ये फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक है, R1 and X1 in series with primary, R2 and X2 in series with secondary। किन वजह से आए वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब हमने वोल्टेज रेशो देखा था, आपको याद हो तो V2/V1 इज इक्वल टू K आता है। इसी तरह से E2/E1 भी आपका K का फैक्टर आता है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है ये। बट I1/I2 करें, सॉरी, या I2/I1 करें, एक ही न्यूमिनेटर में 2 का फैक्टर ही लेके चलते हैं, तो ये फैक्टर क्या आता है? 1/K आता है, करंट रेशो। ये आपको दोनों क्लियर होगा प्रीवियस लेक्चर से। बट अगर हम इम्पीडेंस रेशो देख रहे हैं, अब पहले तो हमें इम्पीडेंस का जो वर्ड है वो मैं पहली बार आपके लेक्चर में यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है, हमें रिएक्टेंस पता है, हमें कैपेसिटेंस पता है, तो ये इम्पीडेंस क्या है? जब एसी सर्किट में ये सारे चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो उन्हें रेजिस्टेंस ना बोल के हम ओवरऑल को क्या कहते हैं? इम्पीडेंस कहते हैं। जैसे सपोज आपके पास एक सर्किट लग रखा है जहाँ एक आर है, एल के केस में हम एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपेसिटर के केस में एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जब एसी सर्किट एनालिसिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब अगर आपको इसका ओवरऑल रेजिस्टिव या कितना ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है वो आपको फाइंड आउट करना हो, तो अब हम उसे रेजिस्टेंस ना कह के अब हम उसे इम्पीडेंस कह रहे हैं, और उसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये तीनों का सम हो जाएगा, ये रहता है √(x² + XL² + XC²। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे L² है प्लस C² है। ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये XL² है, ये XC² है, वेयर XL इज इक्वल टू 2πfL एंड XC इज इक्वल टू 1/2πfC। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इस तरह की चीज़ें देखी भी हैं, बट आने वाले लेक्चर्स में ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली हैं, क्योंकि जब हम एसी सर्किट एनालिसिस करेंगे तो हम बहुत अच्छे से इनको डिफाइन करेंगे और ये फॉर्मूलाज भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम ये क्या कह रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि इम्पीडेंस क्या है। ठीक है, तो जब एसी सर्किट एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, सिर्फ रेजिस्टेंस ना हो के कुछ इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स भी लग रखे हैं, तो ये कितना रेजिस्टेंस करंट को कितना रेजिस्टेंस या कितना ऑब्स्ट्रक्शन, सही वर्ड होगा, कितना ऑब्स्ट्रक्शन ये
रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कितना ऑब्स्ट्रक्शन ये दे रहे हैं करंट को फ्लो होने में, उसे हम कुछ इम्पिडेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी तक के लिए आपको इतना जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए जब हमने वोल्टेज रेशो करा था, जब तब हमने और करंट रेशो भी करा था, तो वोल्टेज रेशो के इक्वल है, करंट रेशो 1/k के इक्वल है। करंट भी देखिए I2/I1 है, तो ये 1/k है। अगर I1/I2 हो जाएगा तो ये के इक्वल हो जाएगा। बट यहाँ इम्पीडेंसेस अगर हम कह रहे हैं Z2/Z1 है। ठीक है, Z2 कौन सा इम्पीडेंस है जो कि सेकेंडरी में आया, Z1 कौन सा इम्पीडेंस है जो कि प्राइमरी साइड आया, तो ये k² के इक्वल रहता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी तरह से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, वोल्टेज का पूछ सकता है, करंट का पूछ सकता है, अब इम्पीडेंस का पूछ सकता है। तो इम्पीडेंस का क्या रहता है, k⁻²। अब ये कहाँ से आया, अगर हमने ये देखना हो तो देखिए Z1 हम यहाँ बना सकते हैं। अगर मुझे यहाँ Z1 बनाना हो तो R1² + X1² रहेगा। यहाँ Z2 बनाना हो तो ये R2² + X2² रहेगा। इसके अलावा अगर मुझे Z1 V1 और I1 की फॉर्म में बनाना हो तो ये क्या रहेगा, V1/I1 रहेगा। जिस तरह से मैंने ये कहा कि एक तरह से ये एज्यूम करके चलो कि ये रेजिस्टेंस ही है, तो V = IR, ओहम्स लॉ रहता है, तो R क्या रहता है, V/I। तो इसी तरह से इस केस में Z क्या हो जाएगा, V/I। तो अगर ये प्राइमरी का है तो V1/I1 हो जाएगा, और अगर ये सेकेंडरी का है तो यहाँ 2 का फैक्टर आ जाएगा। तो अब ये अगर फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। और अगर मैं Z2/Z1 करना चाहूँ तो देखिए क्या आएगा, V2/I2, I1/V1। अगर मैं इसे सेट करूँ तो देखो क्या आया, V2/V1 × I1/I2। तो ये क्या फैक्टर रहता है, K, और ये क्या फैक्टर रहता है, K × K क्या हो गया, k²। तो इससे आपको ये पता चला कि Z2/Z1 क्या हो गया, k²। जो न्यूमेरिकल पार्ट है, सॉरी जो डेरिवेशन पार्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको करके ये बताया कि Z2/Z1 क्या आने वाला है, इम्पिडेंस रेशो = ऑफ वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या है, k, तो इम्पिडेंस रेशो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके रखेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए हमने ये देखा कि हमारा सर्किट कुछ इस तरह का बन रहा है। अगर हमें इस सर्किट को सॉल्व करना है तो हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपकी एक प्राइमरी साइड है, एक सेकेंडरी साइड है। तो उसके लिए हम पैरामीटर्स को शिफ्ट करते हैं। हम क्या करेंगे कि जो भी पैरामीटर्स हैं, जैसे R2 है, X2 है, जो कि सेकेंडरी के साइड है, I2 है, V2 है, या यहाँ लोड है ZL, इसे एज्यूम करके चल सकते हैं, या RL या ZL जो भी है उसे एज्यूम करके चल सकते हैं। तो इन सभी पैरामीटर्स को अगर हम प्राइमरी के साइड ट्रांसफ़र कर लें तो आपका सर्किट आपको सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम इन जो प्राइमरी के पैरामीटर्स हैं उन्हें हम सेकेंडरी की साइड भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो एक आपके पास सिंपल सा सर्किट आपके पास आ जाएगा जिसे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम पैरामीटर्स को शिफ्ट करेंगे। अब देखिए हम ये कह रहे थे कि R2/R1, अच्छा ये चीज़ अभी हमने डिस्कस नहीं करी। तो जिस तरह से ये आपके पास Z2/Z1 k² के फैक्टर में आएगा, तो उसी तरह से रेजिस्टेंसेस भी k2 के फैक्टर में आएंगी, रिएक्टेंसेस भी k2 के फैक्टर में आएंगी। ठीक है, V2 वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो k के फैक्टर में आ रहा है, I2/I1 आपको पता है 1/k है। अगर ये इम्पिडेंस है या रेजिस्टेंस है या रिएक्टेंस है तो सब में k² का फैक्टर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम एक साइड के पैरामीटर या तो प्राइमरी के सेकेंडरी के साइड शिफ्ट कर लें, या तो सेकेंडरी के प्राइमरी के साइड शिफ्ट कर लें, तो हमें सर्किट सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा है कि R2/R1 क्या है, k²। तो R2 क्या हो जाएगा, k² R1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें कोई एक रेजिस्टेंस, देखिए अब ये R2 का रेजिस्टेंस क्या है, K2R1 है। अगर मुझे इस रेजिस्टेंस को, जो कि सेकेंडरी है R2 है, अगर मुझे इसे प्राइमरी के साइड लेके जाना है तो क्या होगा,
मैं अगर K2 के फैक्टर से इसे डिवाइड कर दूंगी तो ऐसा मैं पॉसिबल हो जाएगा, ऐसा मैं कर पाऊंगी कि मैं अपने रेजिस्टेंस जो कि R2 है, रेजिस्टेंस जो कि सेकेंडरी का है, उसे मैं प्राइमरी के साइड ट्रांसफ़र कर लूँ। इसी तरह से अगर मुझे रिएक्टेंस है X2, ठीक है, X2 जो कि सेकेंडरी की है, अगर मुझे इसे प्राइमरी के साइड कन्वर्ट कर ट्रांसफ़र करना है तो आप X2 को अगर K2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ऐसा एक फैक्टर आ जाएगा X2 डैश, उसे हम X2 डैश कह देंगे, यहाँ हम इसे R2 डैश कह रहे हैं। अब ये X2 डैश क्या है? ऐसा सेकेंडरी का रिएक्टेंस जो अब हमने प्राइमरी के साइड शिफ्ट कर लिया है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको प्राइमरी के फैक्टर्स हैं जो कि हैं R1 और X2, अगर ये सेकेंडरी के साइड शिफ्ट करने हैं तो आप उसे K2 से मल्टीप्लाई करेंगे। X1 को अगर आप प्राइमरी का है, सेकेंडरी के साइड शिफ्ट करना है तो आप K2 के फैक्टर से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपकी ये चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि इस पे हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर आपको कोई एक पैरामीटर है, रेजिस्टेंस R1 है, अगर वो आपको ये प्राइमरी का है, अगर उसे आपको सेकेंडरी के साइड शिफ्ट करना है तो आप क्या करेंगे? तो R1 डैश डैश से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसे आप अगर आपको शिफ्ट करना है सेकेंडरी के साइड तो एक K2 का फैक्टर आएगा, क्योंकि वो वाइंडिंग से होके क्रॉस होगा, ठीक है। तो उसका इफेक्ट रहेगा कि आप उसे K2 से मल्टीप्लाई कर दो, देन आप उसे सेकेंडरी के साइड शिफ्ट कर सकते हो। उसी तरह से अगर X1 है, प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट करनी है तो X1 डैश क्या हो जाएगा? K2 X1। उसी तरह से अगर आपको वोल्टेजेस शिफ्ट करनी हो V1, तो V1 डैश क्या हो जाएगा? अब K का फैक्टर आएगा, क्योंकि वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो V2/V1 क्या था? K। अगर आपको करंट शिफ्ट करना हो तो क्या रहेगा? I1 डैश I1/K, क्योंकि करंट के केस में ये रेशो कुछ डिफरेंट थी। तो हमने ये देखा कि हम अपने सर्किट पैरामीटर्स को हमने प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट कर दिया। अगर ये रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस सॉरी रिएक्टेंस है, तो हमने K2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये वोल्टेज है तो K के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर करंट है तो नए करंट की वैल्यू K से डिवाइड होके आ रही है। इसी तरह से ये सारा आपको थ्योरी यहाँ पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उसमें आपका PDF इसका अपलोड कर दिया जाएगा। उसी तरह से अगर आपको सेकेंडरी से प्राइमरी में चीज़ें कन्वर्ट लेके जानी है तो यहाँ था X2, तो यहाँ X2 डैश हो जाएगा। तो देखिए, जब हमने प्राइमरी में ये चीज़ें कन्वर्ट करी हैं तो K2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे? हम K2 से डिवाइड करेंगे। तो रेजिस्टेंस R2 है, अगर प्राइमरी में लेके जाना है तो R2 डैश क्या हो जाएगा? R2/K2 हो जाएगा। अगर वोल्टेज है, ये रेज टू पावर 2 है, K रेज टू पावर 2। और इसी तरह से अगर वोल्टेज लेके जानी है तो V2 डैश नई वोल्टेज क्या आएगी? V2 प्रीवियस वोल्टेज अपॉन K। और इसी तरह से अगर आपको करंट लेके जाना था तो वो उसमें कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा? I2 डैश I2 इंटू K, इसमें K का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। तो अब आपने क्या देखा? अगर सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ लेके जाना है तो कुछ डिवाइड हो रहा है K2 के फैक्टर से, अगर ये रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस है, K के फैक्टर से अगर वोल्टेज है, और K के फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा अगर ये करंट है, क्योंकि करंट के लिए हम डिफरेंट तरह से चलते हैं। तो अब अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना हो तो आप बना सकते हैं, ठीक है। व्हेन रेफर टू प्राइमरी, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रेफर टू प्राइमरी का क्या मतलब है? कि सारे के सारे पैरामीटर्स आपने प्राइमरी की तरफ कर लिए हैं। तो देखिए, प्राइमरी की तरफ कौन कौन से पैरामीटर थे? पहले तो एक V1 था, ठीक है, और क्या था? यहाँ V1 था, यहाँ रेजिस्टेंस R1 था, और यहाँ X1। इस तरह का कुछ सर्किट था आपके पास। अब यहाँ भी कुछ पैरामीटर्स थे, X2, R2, करंट I2 एंड V2। अब इन चार पैरामीटर्स को भी हमने प्राइमरी की तरफ ट्रांसफ़र कर लिया है। तो देखिए किस तरह से बनेगा ये। देखिए, पहले तो आपके पास एक R1 का फैक्टर आ जाएगा, वो उसी तरह से रहेगा,
क्योंकि R1 तो प्राइमरी की साइड ही था, हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं करा। X1 भी प्राइमरी की साइड था, हमने इसमें कुछ नहीं चेंज करा। अब यहाँ पे एक R2 डैश आएगा और एक X2 डैश आएगा, क्योंकि ये आपने डैश क्यों आए, क्योंकि ये सेकेंडरी के थे, आपने इन्हें रेफर करा टुवर्ड्स प्राइमरी, रेफर टू प्राइमरी। इस तरह से आ जाएगा। अगर यहाँ एक लोड है RL, यहाँ पे आपका सपोज एक लोड भी लग रखा है यहाँ सेकेंडरी के साइड RL या ZL, तो उसे भी आपने इस साइड ट्रांसफ़र कर लिया है। यहाँ करंट I1 था, ठीक है। तो देखिए इनमें तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, V1 I1 R1 X1, क्योंकि ये प्राइमरी की तरफ ही थे और हमने प्राइमरी पे ही लगाए हैं। बट सेकेंडरी के हमने रेफर करे हैं प्राइमरी की तरफ। तो अभी हमने डिस्कस करा कि जब हम सेकेंडरी टू प्राइमरी जा रहे हैं तो देखिए इन दोनों में क्या हो रहा है, फैक्टर आ रहा है डिवाइड बाई R2 को डिवाइड करेंगे K2 से, X2 को डिवाइड करेंगे K2 से, ठीक है। उसी तरह से V2 क्या हो जाएगा, V2 डैश नया V2 जो कि प्राइमरी की तरफ आया, ये आएगा V2 जो कि पहले V2 था डिवाइड बाई K। Z अब इसे भी तो हम सेकेंडरी से लेके आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा जो प्रीवियस के केस में था, और अपॉन K स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंसेस, रिएक्टेंसेस और इम्पीडेंसेस में हम सेम ही फैक्टर यूज़ करते हैं जो कि K स्क्वायर का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सर्किट बन गया इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। तो नॉर्मली सर्किट तो नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है सर्किट भी पूछा जाए आपसे, बट नॉर्मली क्वेश्चन इस तरह का आता है कि जब हमने एक सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है उसे रेफर कर दिया प्राइमरी की तरफ, तो वो क्या होगा, कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या K स्क्वायर के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/K के फैक्टर से हो जाएगा, या 1/K स्क्वायर के फैक्टर से हो जाएगा। इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये तो हमने बनाया कि सारे के सारे पैरामीटर्स हमने प्राइमरी की तरफ ट्रांसफ़र कर लिए। अगर ये सारे के सारे फैक्टर्स हमने सेकेंडरी की तरफ करने हों तो क्या रहेगा, तब भी हम बना सकते हैं, बट प्रीवियस केस में आपके पास एक I2 का फैक्टर तो छूट गया, ठीक है। I2 यहाँ रहेगा और I2 क्या रहेगा, I2 डैश I2 इंटू K रहेगा। और क्योंकि ये एक ही सीरीज सर्किट बन गया है तो ये I1 इज इक्वल टू I2 डैश रहेगा, जिनका सारा वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, गेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या JEE लेवल की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन पे आपको सर्किट सॉल्व करने भी आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको नॉर्मली बस ये पता होना चाहिए कि पैरामीटर्स अगर प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जा रहे हैं या सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ जा रहे हैं तो कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं। अब अगर आपको सर्किट बनाना है व्हेन रेफर टू सेकेंडरी, ठीक है, तो सेकेंडरी में अगर रेफर आपको करना है तो किस तरह का आपका सर्किट रहेगा, देखिए इस तरह का आपका सर्किट है। अब देखिए यहाँ पे आप V1 ले आए, V1 को अगर वहाँ से ले आएंगे प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ तो आपका K के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर R1 को ले आएंगे तो R1 K स्क्वायर के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर X1 को लेके आएंगे तो X1 K स्क्वायर के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब R2 और X2 और Z2 और I2 और V2 तो सेकेंडरी के ही हैं, तो इनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो प्राइमरी के फैक्टर्स हैं वो चेंज होंगे। अब इस बार हम करंट को नहीं भूलेंगे और I1 डैश क्या हो जाएगा, I1/K हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक ऐसा सर्किट बना लिया कि हमारे पैरामीटर्स प्राइमरी टू सेकेंडरी सारे के सारे शिफ्ट हो गए। तो आई होप आपका ये लेक्चर क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर करेंगे। इसमें रहता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, इस तरह के कुछ टाइप्स रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन रहेगी, तो वो टॉपिक आपका कवर करा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।